स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उनका रिप्रेजेंटेशन। फिर देखे थे आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर, आइडेंटिटी वेक्टर अर्थात यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आज देखना है कि कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर। भाई जनरली हमने हाई स्कूल में एक पार्ट पढ़ा था कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे अरेंज होते हैं और कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। आज हम बात कर रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स। भाई इक्वालिटी ऑफ वेक्टर अब सबको पता है, इसके पहले पढ़े थे हमने कि टू वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए एंड सेम इन डायरेक्शंस। जैसे ए बी है और वेक्टर पी क्यू बार है, ए बी बार और पी क्यू बार, तो ये ए बी बार इक्वल टू पी क्यू बार हम लिखते हैं। फिर कोई एक्सप्रेशन में जहाँ पे ए बी बार होगा उसको हटा के वहाँ पे आप पी क्यू बार लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखो, बिकॉज दिस टू आर इक्वल वेक्टर। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का एक्चुअली मीनिंग होता है कि आप आपके गिवन वेक्टर को रिक्वायर्ड पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। ए बी बार यहाँ पे और उसका इक्वल वेक्टर पी क्यू बार है, तो यहाँ पे पी क्यू बार मतलब ए बी बार का ही वैल्यू हो गया। तो इन प्लेस ऑफ ए बी बार आप पी क्यू बार लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ पी क्यू बार आप ए बी बार लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखो। बात कर रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स। मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन पे जितने भी वेक्टर्स आते हैं, वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा वेक्टर होगा पी बार, यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर होगा क्यू बार, इतना ही मैग्नीट्यूड है, इधर डायरेक्शन है, और कोई वेक्टर होगा आर बार। ये सभी वेक्टर इस लाइन पे आते हैं तो कोलिनियर बोल सकते हैं। पर मेरे पास समझो यहाँ पे एक आधा वेक्टर है और कुछ नाम होगा ए बार, तो इतने ही मैग्नीट्यूड का और उसी डायरेक्शन का वेक्टर इस लाइन पे कंसीडर कर सकता हूँ बाय इक्वालिटी। मैंने अभी बोला ए बी बार पी क्यू बार पैरेलल थे, तो इन प्लेस ऑफ पी क्यू बार आप ए बी बार लिख सकते, इन प्लेस ऑफ ए बी बार पी क्यू बार लिख सकते। मतलब टू वेक्टर्स अगर पैरेलल है, समझे, सॉरी इक्वल वेक्टर्स, तो एक को दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इतना ही इक्वल वेक्टर मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो आपका ए बार यहाँ पे आ जाएगा। इधर मेरे पास कोई वेक्टर होगा, सपोज बी बार, ये वेक्टर, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उतने ही मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन का वेक्टर, इक्वल वेक्टर इस लाइन पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपका बी बार यहाँ पे आ जाएगा। और मेरे पास कोई वेक्टर है, सपोज यहाँ पे होगा सी बार, तो उसी मैग्नीट्यूड का उसी लेंथ का वेक्टर इस लाइन पे शिफ्ट कर सकता हूँ सी बार बाय इक्वालिटी। तो बताओ ए बार बी बार सी बार, ये वेक्टर पहले तो इस लाइन को पैरेलल थे और बाय यूजिंग इक्वालिटी मैंने ए बार को इस लाइन पे शिफ्ट किया, बी बार को भी लाइन पे शिफ्ट किया, सी बार को भी लाइन पे शिफ्ट किया, तो ये तीनों वेक्टर उसी लाइन पे आ रहे हैं, बाय द वे वो कोलिनियर हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि वेक्टर्स कोलिनियर तभी होते हैं कि वो अलोंग द सेम लाइन होना चाहिए। अगर वो पैरेलल टू द लाइन भी है तो आप बाय यूजिंग इक्वालिटी उनको आप उस लाइन पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो कोलिनियर बन जाता है। तो कोलिनियरिटी का डेफिनेशन आता है वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू वन एंड द सेम लाइन,
वो तो बोल ही सकते हैं वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर, पर यहाँ पे वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू वन एंड द सेम लाइन, एक ही लाइन को पैरेलल होने चाहिए, फिर पैरेलल भी होंगे एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, पर वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू वन एंड द सेम लाइन आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर। एक ही लाइन को जितने भी वेक्टर्स पैरेलल होता है, सपोज ये कोई लाइन होगा यल लाइन है, एक वेक्टर यहाँ पे ए बार, कोई वेक्टर यहाँ पे होगा बी बार, कोई वेक्टर यहाँ पे होगा सी बार, कोई वेक्टर यहाँ पे होगा डी बार वगैरह वगैरह, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक आधा वेक्टर होगा एफ बार। तो ये सभी वेक्टर्स इस लाइन को पैरेलल आ रहे हैं, तो इन सबको ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स आपको पता है, नेगेटिव वेक्टर्स पता है, और आज हमने देखा था कोलिनियर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर कोलिनियर कब होते, एक तो डेफिनेशन था वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू वन ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स, और दो ही वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं तो वन कैन बी एक्सप्रेस एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। समझे? अब जाते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर्स। भाई यहां पे कोई प्लेन है, ये प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड, और इस प्लेन में एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर होगा। ये एक ही प्लेन में है, कई सारे होंगे, और ऐसे वेक्टर को आप कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू वन एंड द सेम प्लेन। पर समझो कोई वेक्टर मैंने यहां पे कंसीडर किया इस डायरेक्शन में, पी क्यू बार सपोज, तो उतना ही मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन वेक्टर उस प्लेन पे शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? बाय यूजिंग इक्वालिटी आराम से कर सकते। एक वेक्टर यहां पे कंसीडर किया, ए बी बार होगा ए से बी तक, सेम मैग्नीट्यूड ए बी एंड सेम डायरेक्शन ए टू बी, उतने ही मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन का वेक्टर इस प्लेन पे शिफ्ट कर सकता हूं। तो जो जो वेक्टर उस प्लेन को पैरेलल होते हैं उन सबको आप उस प्लेन पे शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब वो सभी वेक्टर जो प्लेन को पैरेलल है उस प्लेन पे ही आते हैं बाय शिफ्टिंग। तो ये कोप्लेनर नहीं हुए क्या? तो कोप्लेनरिटी का डेफिनेशन होता है वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू वन एंड द सेम प्लेन। जो प्लेन पे है वो तो कोप्लेनर है ही, पर जो पैरेलल है उनको भी आप बाय यूजिंग इक्वालिटी शिफ्ट कर सकते हैं ऑन द प्लेन, तो वो भी कोप्लेनर बनते हैं। तो वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू वन एंड द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू वन एंड द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर। जस्ट डेफिनेशन ही देखना था। गुड। अब हम जाते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। पहला केस अभी आपने देखा, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स। स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर। कोई वेक्टर है और उसका स्केलर मल्टीपल क्या होता है, तो अभी आपने देखा इफ m इज एनी स्केलर, जैसे 2 होगा, 10 होगा, 3 होगा, 1/2, -1/2 वाट में भी, एंड ए बार एनी वेक्टर, देन m times of a bar is called as scalar multiple of vector a bar। और अभी पीछे के बाद में हमने देखा था स्केलर मल्टीपल में कोलिनियरिटी का टॉपिक। भाई इसका स्केलर मल्टीपल लिया तो इसका मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हुआ? m टाइम्स, और उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर मिलता है अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, तो उसको और कोई नाम दे दो। जैसा मेरे पास कोई वेक्टर होगा ए बार और इसका मैग्नीट्यूड है 1 2 3 यूनिट,
कौन सा वेक्टर था, ए बार, और इसको मैंने m से मल्टीप्लाई किया, तो किसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके मैग्नीट्यूड को, तो उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स होगा। समझो मैंने m2 रखा और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड डबल होगा, तो 3 का कितना होगा, 4, 5 और 6 टाइम्स होगा। और ये नवा जो वेक्टर मिला उसको आप b बार बोल सकते हैं, तो मैं इसको भी लिख सकूंगा, देयरफॉर b बार इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a बार। तो ये दोनों वेक्टर, वन वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर आ रहा है, तो दोनों वेक्टर पक्के में कोलिनियर है। क्या होता है, कोलिनियर। तो हमको तो अलजेब्रा पढ़ना था, एक ऑपरेशन है ऑन द वेक्टर, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दैट वन कॉल्ड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। If m is a scalar and a bar is any vector, then m times of a bar is called as scalar multiple of a vector। और स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर जब लेते हैं तो एक दूसरा ही वेक्टर मिलता है, और ये ओरिजिनल वेक्टर और ये स्केलर मल्टीपल करने के बाद जो वेक्टर आता है दोनों कोलिनियर होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं। एक तो अलॉन्ग द सेम लाइन आते हैं, या पैरेलल होते हैं, या एंटी पैरेलल होंगे। समझा, गुड। तो ये होता है स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। बात करते हैं स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। हमने देखा था कि आपका डिस्प्लेसमेंट एस बार बोलते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसका डेफिनेशन होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। अगेन बता देता हूं, मेरा ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए से स्टार्ट करता है, पोजीशन बी पे चला गया, और उसका डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 5 मीटर है। डिस्टेंस की बात करा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ए टू बी है, और जब वो बी टू सी चला गया, चलो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता होगा, बी टू सी लाइक सच, और यहां पे भी उसका डिस्टेंस कवर इक्वल टू 5 मीटर है। तो हमको बताओ टोटल डिस्टेंस, भाई मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, मैं काइनेमेटिक्स में मोशन की बात कर रहा हूं। आपका पार्टिकल पोजीशन ए टू बी गया, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड मतलब डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर, अगेन पोजीशन बी टू सी गया, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड मतलब डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 5 मीटर। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू कितना होगा, 5 + 5 दैट्स इक्वल टू 10 मीटर। ये डिस्टेंस कवर्ड हो गया 5 + 5। और आपको पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पक्के में 10 नहीं होता है, आप जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट का। समझा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ऑलवेज नहीं होता है। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बोलना तो ऐसा चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल। तो मैंने बोला था कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जस्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइएगा हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड होगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये आता है 25 प्लस 25 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 25। 25 बाहर ले लिया तो ये आता है 5 रूट ऑफ 2 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ रहा है 5 रूट ऑफ 2 मीटर और इसको ही बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट बोला तो 5 रूट 2 मीटर आ रहा है। तो कैसे निकाला डिस्प्लेसमेंट? पहले पाथ का डिस्प्लेसमेंट और दूसरे पाथ का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही मिला कि नहीं? तो ये डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का आपने एडिशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एडिशन, और आपको फिर दोबारा वेक्टर मिला।
इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने ए बार बोल रखा है, इसको मैंने बी बार बोला, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं? तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ए बार बोलो, या इस वेक्टर को आप ए बी बार भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ए बी बार ये रहा, और ये डिस्प्लेसमेंट बी सी बार रहा, और इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा? ए सी बार। यही होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और इसको बोलते भी है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं, मैंने तो एक इलस्ट्रेशन लिया डिस्प्लेसमेंट से। अब आपको समझना है, मेरा टाइटल था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, ट्रायंगल लॉ फॉर एडिशन। ट्रायंगल लॉ फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एक वेक्टर होगा, पॉइंट ए से स्टार्ट हो गया, पॉइंट बी पे जाके टर्मिनेट हुआ, इसका नाम क्या होगा? वेक्टर ए बी बार। ये रहा आपका वेक्टर ए बी बार, जो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, पॉइंट बी पे टर्मिनेट होता है। और दूसरा वेक्टर होगा, पॉइंट बी से स्टार्ट होता है, पॉइंट सी पे टर्मिनेट होता है। इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं B इज द हेड ऑफ वेक्टर ए बी बार, और ये बी सी बार उसका टेल था B। मतलब एक जहां पे जाके टर्मिनेट होता है, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, ए बी बार और ये बी सी बार, और ये दोनों वेक्टर का एडिशन करना है। तो मैंने अभी लिखा था ए बी बार प्लस बी सी बार, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेज डिस्टेंस होता है ए सी बार। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये साइड पे ए बी बार है और ये साइड पे बी सी बार है। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज अ वेक्टर अलॉन्ग थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अर्थात आपको ए सी बार मिलता है। तो ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू क्या मिला मैन? ए सी बार। तो भाई ट्रायंगल लॉ स्टेट करते, आपको अप्लाई करना है फिजिक्स में कई बार। एडिशन ऑफ वेक्टर करना है तो मेरे पास फर्स्ट लॉ है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या स्टेट करता है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अलॉन्ग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज अ वेक्टर अलॉन्ग थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। पर ध्यान में रखो, जब ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं तो आपका पहला वेक्टर जहां पे जाके टर्मिनेट होगा, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। मतलब पहले वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल कौन साइड होनी चाहिए? तो ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू कितना आता है मैन? ए सी। और कई एग्जाम्पल मेरे पास होते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है यम एन बार, कहाँ से स्टार्ट हुआ? पॉइंट एम, कहाँ पे टर्मिनेट हुआ? एन। और दूसरा वेक्टर एन से स्टार्ट हुआ और सपोज पी पे चला गया, तो दूसरा वेक्टर है एन पी बार, और हमको दोनों का एडिशन करना है। एम एन बार प्लस एन पी बार इक्वल टू कितना बोलोगे? एम पी बार। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अलॉन्ग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज अ वेक्टर अलॉन्ग थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो एम एन बार प्लस एन पी बार इक्वल टू एम पी बार आएगा। मैंने बोला पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार, तो कितना आना चाहिए बता सकते? पी टू क्यू, क्यू टू आर, तो फाइनली पी टू आर होगा पी आर बार। ध्यान में आया कि मैंने बोला सी डी बार प्लस डी एफ बार, तो पक्के में क्या लिखोगे? सी एफ बार। समझा? ये होता है ट्रायंगल लॉ फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ तभी अप्लाई करोगे मैन जब पहला वेक्टर किसी पॉइंट पे जाके टर्मिनेट होता है, जैसे ए बी बार बी पे टर्मिनेट हो रहा है, और वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है बी सी बार। तो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होने चाहिए, मतलब इसका हेड और इसका टेल कोइंसाइड होने चाहिए। तो फिर कर सकते ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू ए सी बार। ए बी बार प्लस बी सी बार दैट इक्वल टू ए सी बार। पहला जहां पे टर्मिनेट होता है वहां से दूसरा स्टार्ट होना चाहिए,
तो वेक्टर आता है AC बार। गुड। सेकेंड लॉ है मेरे पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब चलो भाई, आपको ऐसे दोनों वेक्टर दे रखे, ये वेक्टर होगा AB बार जो पॉइंट A से स्टार्ट होता है, और दूसरा वेक्टर पॉइंट A से ही स्टार्ट होता है AC बार। मतलब एक वेक्टर पॉइंट A से स्टार्ट होता है, B पे टर्मिनेट होता है, जिसका टेल पॉइंट A पे था, और दूसरा भी वेक्टर उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, A से C से टर्मिनेट होता है। पहले केस में पहला वेक्टर यहाँ पे एंड होता है, तो दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका हेड और इसका टेल कोइंसाइड होता है। लेकिन अब दोनों भी वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, को-इनिशिएटिंग, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और इन दोनों का हमको एडिशन करना है, अर्थात हमको करना है AB बार प्लस AC बार। यहाँ पे भी मैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कर रहा हूँ, पर बोथ द वेक्टर्स दे स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। इस केस में क्या करो, आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, इसको भी पैरेलल साइड बना लो, इसको भी बना लो, और हमको पता है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो AC बार जो वेक्टर था उसका जितना मैग्नीट्यूड है, तो ये जो इसको मैं कोई पॉइंट बोल देता हूं D, तो BD का भी तो मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, लेंथ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC, और दोनों साइड पैरेलल है, तो ये दोनों डायरेक्शन भी तो सेम होंगे। तो क्या फिगर में बोल नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर AC बार इक्वल टू वेक्टर BD बार। AC बार और BD बार दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और पैरेलल है, तो दोनों के डायरेक्शन भी सेम है। तो दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन, तो दोनों वेक्टर इक्वल हो गए। अब हमको एडिशन करना था AB बार प्लस AC बार। कौन से दो वेक्टर? AB बार प्लस AC बार। तो मैंने AB बार तो एज इट इज लिखा, पर इन प्लेस ऑफ AC बार मैं BD बार लिख सकता हूं बाई इक्वालिटी, सिंस AC बार इक्वल टू BD बार। और फिर आपको बाई ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, AB बार प्लस BD बार इक्वल टू वेक्टर कौन सा होगा? AD बार। तो इसको मैं बोल देता हूं वेक्टर AD बार। हो गया? तो एक्चुअली AB बार प्लस AC बार, दो वेक्टर का एडिशन करा। कौन से दो वेक्टर थे? AB बार प्लस AC बार। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स along two sides of a parallelogram। एक यहां से स्टार्ट हुआ और दूसरा भी यहां से स्टार्ट हुआ। को-इनिशिएटिंग वेक्टर बोलते हैं, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, और उनका जब एडिशन करना है तो डायरेक्ट ट्रायंगल नहीं अप्लाई कर सकते, पर करा मैंने वही। तो यहां पे तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा AB बार प्लस AC बार इक्वल टू AD बार। तो AB बार एंड AC बार क्या है? दो वेक्टर है अलॉन्ग टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और उनका एडिशन करा तो वेक्टर मिला है अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो बोलते हैं स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अलॉन्ग टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम is a vector along the diagonal of a parallelogram. Addition of two vectors along two sides of a parallelogram is a vector along the diagonal of a parallelogram. ध्यान में आया? Addition of two vectors along two sides of a parallelogram is a vector along the diagonal of a parallelogram. Students, आज का टॉपिक था स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो जरा अलजेब्रा पढ़ो, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पीरियड में। ऑल द बेस्ट।